फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिनरल। चलो, सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल में जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या तो पढ़ी होगी या पढ़ने वाले होंगे, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स दिए होते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं, वेरी फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन देयर नेचुरल फॉर्म, की सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा। ज्यादातर क्या आपका किसी के साथ में कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। तो उस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, वो कंबाइन करके किसी एक रॉक के फॉर्म में हमें नेचुरली दिखाई देते हैं। तो कोई भी अगर रॉक आप पिक करते हो तो इट इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। तो वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, तो दीज आर नथिंग बट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट है प्लस समथिंग एल्स, कुछ और मटेरियल होगा, वो कंबाइन कर जाएगा तो वो मिनरल बन जाता है। और रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो एक रॉक में एक मिनरल हो सकता है या एक से ज्यादा मिनरल भी हो सकते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मिनरल्स को, तो वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम रॉक्स। तो क्योंकि एक से ज्यादा मिनरल होते हैं या मिनरल के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, so that is why we need to purify the mineral before using it. डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं उसको। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं तो इनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। दे डिफर इन कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी। एक एक करके देख लेते हैं सबको। देखो, जितने भी मिनरल्स होंगे, जैसे स्टोन्स, जो रॉक्स देखते हो आप, तो डिफरेंट रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर किसी रॉक को तोड़ोगे भी तो उसके अंदर अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो अलग अलग कलर डिनोट करता है कि अलग अलग मिनरल्स हैं उसके अंदर। तो अगर आयरन है तो आयरन का कुछ अलग कलर होगा, नॉर्मली रेडिश कलर में होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में आयरन ऑक्साइड मिनरल होता है। जो आप आयरन यूज करते हैं तो वो एज इट इज फॉर्म में नहीं मिलता है। इन द मिनरल फॉर्म इट इज फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फेरस और फेरिक आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन। 2 और 3 वैलेंसी के होते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है या फेरस ऑक्साइड मिलता है, ये तो दोनों रेडिश कलर के होते हैं। तो हर एक मिनरल जो भी आपका होगा, तो इट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट कलर, दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डनेस। तो कुछ होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स में भी अगर देखते हो तो आयरन इज अ हार्ड मेटल, उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है। उसकी जगह एल्यूमिनियम से आप कंपेयर करोगे तो वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट एज इन बिल्कुल आइसक्रीम की तरह नहीं हो गया ऑब्वियसली, लेकिन इट इज अ सॉफ्टर मेटल एज कंपेयर टू आयरन और स्टील। स्टील और ज्यादा हार्ड होता है। इनके क्रिस्टल फॉर्म्स डिफर करती हैं। अब क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। अब जो क्रिस्टल फॉर्म है, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ये नॉर्मली मेटलर्जी में पढ़ते हैं। अगर इंजीनियरिंग करोगे आगे चल के, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग होगा, तो उसमें मेटलर्जी होता है, तो उसमें आप पढ़ रहे होते हैं। जब आप किसी भी मेटल को हीट करते हो, या किसी भी मिनरल को जैसे हीट किया और उसको कूल करते हो, 2 तरीके से हो सकता है, या तो सडन कूलिंग कर दोगे या स्लो कूलिंग होगी। तो किस तरीके से कूलिंग होती है उसके हिसाब से क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं उनके। तो ये क्रिस्टल डिटरमिन करता है उस मिनरल की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो अगर आयरन को ही मैं जल्दी से ठंडा कर देता हूं तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। और अगर उसकी जगह अगर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है। तो इसके देखो इन डिटेल, इसकी डिटेल ना तो आपकी बुक में डिस्कस की हुई है,
ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको मगअप करना ना पड़े। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। तो अगर रिलेट करोगे थोड़ा सा पर्टिकुलर टर्म को, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे उसको। लस्टर मीन्स द शाइन ऑफ दैट मिनरल। तो हर एक मिनरल की शाइन भी अलग होती है। अब जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, ये काफी शाइनी मिनरल्स हैं, या कोई भी स्टोन्स ले लो, डायमंड है, डायमंड भी मिनरल है, या अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, एमरल्ड होती है, रूबी होता है। तो ये सारे के सारे स्टोन्स क्या अलग अलग शाइन होती है, अलग अलग लस्टर होता है। मेटल्स में भी अलग जो मेटल्स होते हैं, हर एक मेटल की अलग लस्टर होगा, अलग शाइन होगी। तो एल्यूमिनियम है, टिन है, कॉपर है, निकल है, हर एक का अलग लस्टर होगा और हर एक की अलग डेंसिटी होगी। डेंसिटी क्या होगी? अगर साइंटिफिकली देखते हो तो डेंसिटी इज दी वॉल्यूम अपॉन मास, नहीं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जो कितना मास है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, तो दैट इज डेंसिटी, कि कितने टाइटली जो मॉलिक्यूल्स हैं मिनरल के, वो कितने टाइटली पैक्ड हैं। तो मिनरल्स क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है? कंपाउंड होता है। तो minerals are formed from a combination of elements upon the physical and chemical conditions, and the formation of minerals depends on the physical and chemical conditions. तो उस टाइम में जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं तो फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशंस क्या होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अब ये देखते हैं कि ये फॉर्म होते कैसे हैं। देखो, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे अर्थ के अंदर हैं। तो अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ विच मिनरल्स आर फॉर्म्ड। तो वोल्केनिज्म का तो सबने सुना होगा। जो वोल्केनो होता है उसके नीचे ये कॉन्ड्यूइट होता है, यहां से मैग्मा निकल कर आता है। तो जो अर्थ के अंदर काफी हीट और प्रेशर होता है, तो जितने भी मिनरल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म दे इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो वोल्केनिज्म के थ्रू अर्थ के सरफेस पे आए हैं। वो पहले अर्थ के अंदर थे और अब अर्थ के सरफेस पे आ गए हैं। अब सारे के सारे क्या हैं, ये अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि कुछ कॉन्ड्यूइट होते हैं वो बीच में ही अटक जाते हैं। ये कुछ वेन्स होती हैं या आयोड होते हैं जो बीच में ही अटक जाते हैं और ये यहाँ पर ही जमकर रह जाते हैं इसी एरिया में। तो ये भी they also tend to be become a kind of mineral depending on the concentration of that particular element. और जो rocks होते हैं these are combination of minerals. तो combination of homogeneous substances called minerals लिखा है। तो homogeneous क्या होता है? Which is similar. Homo means similar, genus means origin. तो जिनका origin सिमिलर होता है वो होमोजेनस होता है। तो रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो अगर मिनरल्स का कॉम्बिनेशन करोगे, अलग अलग मिनरल्स का भी कॉम्बिनेशन कर दोगे तो रॉक्स आर फॉर्म्ड। और मिनरल तो हमने देख ही लिया है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस जब भी वो फॉर्म हो रहे होंगे। आगे देख लेते हैं द मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी से उनका ओरिजिन होता है। रॉक फॉर्मेशन पहले पढ़ा होगा कि रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं और किस किस टाइप के रॉक्स होते हैं। तो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं मेनली हमारे, इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो ज्यादातर जो आपके मिनरल्स होंगे इन्हीं टाइप के रॉक्स से ही फॉर्म होते हैं। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं। वोल्केनो से मैग्मा बाहर आया, वो जम गया ईदर इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द टॉप ऑफ इट, या तो ऊपर फ्लो करेगा और वहां पर जम जाएगा या अर्थ के अंदर जम जाता है। तो वो मिनरल के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं?
जो हीट और दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो देखो ये सारे के सारे टर्म्स में अगर कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि ये क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होगे इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आपका वेदरिंग के थ्रू होते हैं, तो वेदरिंग से जो रॉक्स होते हैं इग्नियस या मेटामॉर्फिक, तो वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होता है उनका, एंड दे गेट कलेक्टेड टू सम अदर प्लेस, उनका लेयर में जमा होते जाते हैं, कंपैक्शन होता है, दे टर्न इनटू रॉक्स। जो भी मिनरल्स होते हैं दे आर फाउंड इन ओर्स। तो और क्या होती है, मिनरल प्लस इम्प्योरिटी। तो कोई भी मिनरल है प्लस इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का मतलब जरूरी नहीं है कि वो यूजलेस है, इम्प्योरिटी का मतलब है कि वो हमें हमारी नेसेसिटी नहीं है उस टाइम पे। इफ वी आर एक्सट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर माइन अ पर्टिकुलर मिनरल, तो उसमें जो इम्प्योरिटी होंगी वो सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे, वो कंपाउंड्स होंगे विच आर अदर देन द मेन मिनरल दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो कहीं पे भी कोई भी वैसे जो ज्यादातर मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए दे आर ऑलमोस्ट फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेंगे, कि इतनी कम क्वांटिटी होगी कि अगर उनको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करने लगे तो उनकी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि वो मिनरल निकालना वहां पर फायदे में ही नहीं होगा। तो कहीं पे भी अगर वो हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम दी ओर्स, तो वहां पर सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उसकी, ताकि वो कमर्शियली वायबल हो, ताकि उसको निकाल कर बेचें भी तो पीपल आर गोइंग टू बाय इट। सो ओर्स पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। किसी भी मिनरल की जो ओर होगी वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो मिनरल्स अकर करते हैं, तो विल बी डिस्कसिंग द फॉर्म्स ऑफ अकरेंस ऑफ द मिनरल्स इन नेचर। सबसे पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किस तरीके से मिलते हैं वो देख लेते हैं। अब इग्नियस रॉक्स तो पता है क्या होते हैं, इग्नियस जो सीधा वोल्केनो से आते हैं, तो वोल्केनिक जो मैग्मा होता है वो फ्रीज हो जाता है। अब जो मैग्मा होता है वो इंटरनली अगर फ्रीज हो रहा है, तो देखो जब मैंने बताया था अभी जो क्रिस्टल फॉर्म है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग। तो जितना धीरे ठंडा होगा उतने ज्यादा बड़े क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और उतना ज्यादा अच्छा मिनरल होता है वो। तो जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है विद इन द अर्थ, तो जैसे ये है, तो दिस इज नॉट एन एक्चुअल वोल्केनो, ये मैग्मा है जो कि अर्थ के अंदर स्टोर्ड है। अब ये मैग्मा थ्रू क्रैक्स, क्रिवाइसेस एंड फोल्ड्स, तो ये क्या है, ऊपर आता है, अर्थ के अंदर हीट जनरेट हो रही है, ये मेल्ट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है। और ये वेन्स और लोड्स के बीच में आपका ये आई नहीं है, ये एल है, वेन्स और लोड्स के बीच में ये आ जाता है। तो वेन्स और लोड्स सिमिलर ही हैं, वेन्स थोड़े से पतले क्रैक्स कह सकते हो आप, और लोड्स आर लार्जर क्रैक्स, तो उसके अंदर चला जाता है। और इस तरीके से जो मिनरल है वो विजिबल होता है। जो ये ऊपर वाली इमेज है, तो इस तरीके से जो मिनरल है वो फिट हो जाता है और ये हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हो ये गोल्ड माइन की है। तो गोल्ड इसी तरीके से क्रैक्स और क्रिवाइसेस में जो वेन्स हैं उनके अंदर फंस जाता है, एंड दिस हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग। तो जो मिनरल्स हैं लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में आर फोर्स्ड अपवर्ड्स, ये कूल होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं जो कि इन टाइप के रॉक्स में मिलते हैं। दीज आर टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे गोल्ड भी एक ऐसा मिनरल है जो इस तरीके से हमें मिलता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सेकेंड इज इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से
बना हुआ है। सेडिमेंट इज अ स्मॉल पार्ट, तो अगर किसी रॉक को आप ब्रेक करते हो तो इट इज फॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट कंबाइन, वो सेटल होते हैं किसी और जगह पे, दे आर कन्वर्टेड इनटू बेड्स और लेयर्स। तो जैसे ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, वेदरिंग हो रही है और रिवर से नीचे कैरी कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर आपका सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं। विद टाइम ये डिपॉजिट होते जाएंगे, अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती जाएंगी और अपने ही वेट के अंदर कंप्रेस होकर ये रॉक फॉर्म कर जाते हैं। तो जो इसका प्रोसेस है वो है डिपोजिशन का एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है एक जगह पे, वहां पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में, स्ट्रैटा का मतलब लेयर होता है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में फॉर्म हो जाता है। तो a mineral which is formed through such a process is coal, gypsum, ये कोल है। ये जो बाकी है जिप्सम, पोटैश वगैरह है, these are formed due to evaporation। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। पहला वाला तरीका तो ये हो गया कि डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन, इससे हो गया। दूसरा है इवेपोरेशन के थ्रू। तो कुछ क्या होता है, जैसे ये मिनरल्स आपका किसी रिवर के अंदर थे और वो रिवर सूख जाती है, तो ड्यू टू इवेपोरेशन जो भी मिनरल्स उस रिवर के अंदर थे, उस वाटर के अंदर डिसॉल्व थे, वो वहां पर सेटल हो जाते हैं और दे फॉर्म मिनरल्स इन टर्न। तो जिप्सम है, पोटैश सॉल्ट है या सोडियम सॉल्ट है, तो ये सारे के सारे इवेपोरेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं। जो सी सॉल्ट होता है, जो आप सॉल्ट नॉर्मली खाते हो, टाटा नमक है और कोई टाइप का नमक है, तो दीज आर फॉर्म्ड थ्रू इवेपोरेशन। पानी जैसे इकट्ठा कर लेते हैं, सी वाटर कलेक्ट कर लिया आपने, इवेपोरेट किया एंड यू गेट सोडियम सॉल्ट। उसी तरीके से पोटैश सॉल्ट भी मिलता है, जिप्सम भी उसी तरीके से मिलता है। द थर्ड वन इज decomposition of surface rocks and removal of soluble constituents। तो जो ये नॉर्मल वेदरिंग के थ्रू होता है, देखो बॉक्साइट का जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, एल्यूमिनियम का ये होता है। तो लेट्स से सरफेस है, उसके ऊपर रॉक है, तो वेदरिंग होगी, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, रेन है, तो जो भी वेदरिंग के एजेंट्स हैं, एयर है, तो अलग अलग एजेंट्स की वजह से ये वेदर होता है और ये डिकम्पोज हो जाता है। तो थ्रू डिकम्पोजिशन जो सॉल्युबल मैटर होता है, मान लो रेन हो रही है यहाँ पर, तो पानी गिर रहा है इस मिनरल के ऊपर, उस पानी के गिरने की वजह से जो भी सॉल्युबल मटेरियल होगा इसके अंदर वो बह जाएगा, वो मान लो नीचे चला गया या कहीं और चला गया, और यहाँ पर जो इस मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन थी वो इंक्रीज होती जाती है। तो पहले मान लो एक पर्टिकुलर प्लस उसकी इम्प्योरिटीज हैं, कुछ और मिनरल्स भी एडेड हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। अब बारिश गिरी तो जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हैं वो निकलते जाएंगे धीरे धीरे करके और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी बॉक्साइट की इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी वेदरिंग और होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और उसकी वजह से ये ओर्स फॉर्म हो जाती है उन जगहों पर। तो तीन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं मोड ऑफ अकरेंस। तो मोड ऑफ अकरेंस क्या क्या हो गया, एक तो आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिलता है, सेकंड वन विच आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवेबल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, जो कि विच आर वाटर सॉल्युबल, जो कॉम्पोजिट जो मिनरल थे उसके साथ में जो इम्प्योरिटीज थी विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो तीन कर लिए। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द फोर्थ वन। फोर्थ है एलुवियल डिपॉजिट्स। तो एलुवियल सॉइल तो सबको पता होगा क्या होता है। एलुवियल सॉइल होता है विच इज कैरीड, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि एक हायर लेवल पर, नॉर्मली आपका हिल्स वगैरह पर
जो वेदरिंग होती है, अब पानी आ रहा है, रिवर्स वगैरह आ रही हैं, अब रिवर्स जो ऊपर ये हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं उनको डिकम्पोज करती हैं, उनको वेदर करती हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करती रहती हैं, और जो भी ये मिनरल्स हैं ये नीचे लेकर आ जाती हैं और अल्टीमेटली ये नीचे सेटल होते जाते हैं। तो जो अलुवियल प्लेन्स हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, तो उसमें क्या है, इसी तरीके से जो भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो रिवर्स लेकर आई थी, दीज आर डिपॉजिटेड, और डिपॉजिशन का मेन प्रोसेस थ्रू फ्लडिंग होता है। तो दो टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल भी पढ़ा होगा आपने, भांगर होता है, खद्दर होता है। तो खद्दर नया वाला एलुवियल सॉइल होता है जो कि फ्लडिंग से नई एलुवियल डिपॉजिट्स जब जिस सरफेस के ऊपर रेगुलरली होते रहते हैं डिपॉजिट, तो उसको खद्दर कहते हैं। भांगर दूसरे वाला होता है जो कि ओल्ड अलुवियल होता है। तो इनमें देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि जो अलुवियल सॉइल होता है, स्पेशली जो भांगर वाला होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के भी पीसेस होते हैं, कंकर जिनको कहते हैं, कंकर भी मिलते हैं। तो कंकर भी इज अ टाइप ऑफ मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। तो एक सैंपल है कि इस तरीके से जो कंकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस। तो गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लैटिनम है, तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं इसी तरीके से होते हैं। अब अलुवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, इनको प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं। अब प्लेसर डिपॉजिट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जहां पर ये डिपॉजिट होते हैं ना, वहां पर उनकी माइंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो ओर है, बेसिकली जो ओर है वो माउंटेन के ऊपर है, लेकिन जो आप एक्सट्रैक्ट जहां से कर रहे हो, जहां पर माइनिंग होगी, वो कहीं और है, कोई और जगह पे है। तो इस प्लेस से हटकर यहाँ पर इस प्लेस पर डिपॉजिट हो गए, इसलिए इनको प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, देखो वर्ल्ड मैप इमेजिन करके देखो, अभी याद आया मुझे, इसलिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपने पढ़ी है तो ये पता होगा कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या है, पहले के टाइम में कंबाइंड थे। अब यहाँ पर एक कंट्री है जिसको गोल्ड कोस्ट घाना बोलते हैं, शायद गोल्ड कोस्ट है, तो यहाँ पर गोल्ड माइंस है। और गोल्ड क्या है, ब्राजील में भी मिलता है इस जगह पर। अब लेकिन यहाँ पर जहां पर ब्राजील में ये गोल्ड मिलता है, यहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट में क्या है, कहीं पे भी गोल्ड माइंस नहीं मिली है। गोल्ड माइंस मिली है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे इन गोल्ड कोस्ट। तो प्लेसर डिपॉजिट्स का एविडेंस यूज करके ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को भी प्रूव किया गया था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द फिफ्थ सोर्स इज ओशियंस। अब जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स में जो मिनरल होता है वो सारा का सारा अलुवियल डिपॉजिट के फॉर्म में तो नहीं हो पाता है। कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द अलुवियल डिपॉजिट्स, द मिनरल्स व्हिच आर इन द रिवर्स, these are carried to the oceans। अब ओशियन में चले गए, अब ये आगे चल के मान लो ओशियन है, ये रहा अलुवियल प्लेन्स आ गए और अल्टीमेटली यहाँ पर ओशियन है। अब ज्यादातर पानी क्या है, ओशियंस में जा रहा है। अब पानी वहां पर जा रहा है तो जितने भी मिनरल्स हैं वो भी डिपॉजिट होते जाते हैं वहां पर। अब जो ये मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये काफी क्वांटिटी में डिपॉजिटेड है ओशियंस के अंदर, और दीज आर आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये ज्यादातर जो मिनरल्स हैं, क्योंकि वाटर के अंदर हैं, ये नोड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। नोड्यूल्स क्या होता है, बॉल शेप में कर लो, देखो यहाँ इमेज भी डाली है, तो दीज आर नोड्यूल्स, ये मैग्नीशियम नोड्यूल्स हैं। अब मैग्नीशियम नोड्यूल्स क्या है, मैग्नीशियम नोड्यूल्स में कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम की ज्यादा है,
लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम के अलावा आपको आयरन, जिंक, निकल, कॉपर, काफी सारे मिनरल्स मिल जाएंगे इनके अंदर। तो इसके अलावा ब्रोमाइन भी मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स हैं which are found inside the oceans itself। तो एक और मिनरल है, एनर्जी रिसोर्सेज में शायद पढ़ेंगे, मैंने एनर्जी रिसोर्सेज वाला पार्ट पढ़ा नहीं, वो मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं उनको। तो मीथेन हाइड्रेट्स, मीथेन अगर पढ़ा हो, CH4 होता है। मीथेन इज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम। तो CH4 है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका। तो मीथेन हाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ये भी ओशियन से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, सो दैट इट रिजल्ट्स, आई मीन एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्स फॉर अस हियर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग रिसर्च टू इंश्योर एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स। कि अभी क्योंकि जो लैंड वाले मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो इंक्रीजिंगली वी आर लुकिंग एट द ओशियंस फॉर मिनरल्स। तो ताकि ये खत्म हो जाए तो वहां वाले एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एट प्रेजेंट, दैट इज नॉट अवेलेबल। खैर अवेलेबल है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट। तो जो ऑब्वियसली लैंड में आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो सस्ते में हो जाएगा, और वहीं आप अगर ओशियन के अंदर जाकर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और ओशियन का क्या है, सी फ्लोर भी आपने प्रॉपरली मैप नहीं किया है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव।